सिर्फ 7 साल का था जब एमआईटी के एक टॉप मैथमेटिक्स प्रोफेसर ने उसे एक बहुत मुश्किल सवाल दिया जिसे कोई हल नहीं कर सका। लड़की पूरे आधे घंटे तक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी रही, लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं दे पाई। प्रोफेसर बेबस दिखे। उन्हें एहसास हुआ कि लड़की उतनी काबिल नहीं है जितना उसकी दादी ने कहा था। दादी लड़की के साथ प्रोफेसर की जानबूझकर मुश्किल के बारे में शिकायत करते हुए चली गई। लेकिन अचानक लड़की ने कहा, हाँ सही है, प्रोफेसर ने जो सवाल दिया था वो शुरू से ही गलत था। एक टॉप मैथमेटिक्स प्रोफेसर ने असल में 7 साल की लड़की के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर के पास लौटकर लड़की ने न सिर्फ मौके पर ही गलती सुधारी, बल्कि 3 घंटे में सवाल को पूरी तरह से हल भी कर लिया। प्रोफेसर हैरान रह गए, ये जानकर कि इस सवाल ने उन्हें आधी सदी तक परेशान किया था। लेकिन जिस बात को लेकर वो ज्यादा उत्सुक था वो ये थी कि लड़की ने शुरू से ही ये क्यों नहीं बताया कि ये एक गलत प्रॉब्लम है। प्रोफेसर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा, और उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लड़की की असाधारण काबिलियत उसके साधारण बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी, और इस बार उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। लड़की का नाम एनी था और वो बचपन से ही अपने अंकल के साथ बड़ी हुई थी। एनी के खास बैकग्राउंड को जानते हुए उसके अंकल चाहते थे कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी जिए, इसलिए उन्होंने उसे शहर के एक साधारण प्राइमरी स्कूल में भेज दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की स्कूल के पहले दिन ही प्रॉब्लम में फंस जाएगी। टीचर ने बच्चों से सिर्फ एक आसान मैथ का सवाल पूछा, जिससे एनी को तुरंत शक हो गया। एनी के उकसाने पर टीचर को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसे खड़े होकर क्लास शुरू करने का ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने उससे कुछ और मुश्किल सवाल पूछे, जिनका जवाब एनी ने 1 सेकंड में दे दिया। टीचर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब वो दिमाग में भी नहीं दे पा रहा था। एनी ने सांस ली। जाहिर है सवाल उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। ये देखकर टीचर ने और सवाल नहीं पूछे। वो क्लास जारी रखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वो मुड़ा, एनी ने सवाल का जवाब दे दिया। टीचर ने अपना कैलकुलेटर निकाला और जल्दी से कुछ बटन दबाए। जवाब सच में सही था। एनी ने स्क्वायर लैंप का भी एकदम सही हिसाब लगाया। ये देखकर टीचर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत प्रिंसिपल को क्लास में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एनी तुरंत सवाल पूछेगी। जल्द ही एनी के अंकल फ्रैंक को प्रिंसिपल ने स्कूल बुला। प्रिंसिपल को उम्मीद थी कि एनी को टैलेंटेड बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा, पूरी स्कॉलरशिप पर। लेकिन फ्रैंक ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। स्कूल को ये अविश्वसनीय लगा। ये एक ऐसा मौका था जिसके बारे में कई आम परिवार सपने में भी नहीं सोच सकते। हालांकि एनी का बैकग्राउंड जानने के बाद वे ये जानकर चौंक गए कि एनी की मां असल में नोबेल प्राइज जीतने वाली टॉप मैथमेटिकल जीनियस थी। पूरे वेब पेज पर उनके जीते हुए सभी अवार्ड्स की लिस्ट थी, लेकिन किसी अनजान वजह से उन्होंने 7 साल पहले सुसाइड कर लिया। और एनी के अंकल जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, वे भी कोई आम आदमी नहीं थे। वो कभी मैनहट्टन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। अब वो डॉक पर नावों की मरम्मत करके गुजारा करते हैं। हालांकि उनकी जिंदगी कुछ हद तक खत्म हो गई है, लेकिन एनी का मैथ का टैलेंट इस वजह से कभी दबा नहीं। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोपहर में स्कूल जाने वाली बस में एनी फिर से मस्ती करने लगेगी। एक छोटा लड़का अपने हाथ से बने होमवर्क को छोटी सी निशानी के तौर पर लेकर बस में चढ़ रहा था, लेकिन एक बड़े स्टूडेंट ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। उसकी मेहनत का होमवर्क वहीं पर गड़बड़ हो गया। बड़े स्टूडेंट ने उसका मजाक भी उड़ाया और उसे बेइज्जत भी किया। एनी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने अपनी किताब उठाई और दूसरे स्टूडेंट पर फेंक दी। इस झगड़े ने स्कूल का ध्यान खींचा। टीचर ने एनी से पूरी क्लास के सामने अपनी गलती मानने को कहा। एनी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने आगे जो कहा उससे टीचर भी इंप्रेस हो गए। टीचर को लगा कि एनी अपना बचाव करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उस लड़के को अपनापन दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें की। स्मार्ट, नेक और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाली थोड़ी कोरियन स्टाइल वाली लड़की। लेकिन टीचर और भी ज्यादा क्यूरियस थी। किस तरह का अनुभव एक 7 साल की लड़की को उसके साथियों से कहीं बेहतर बना सकता है? वो फिर से एनी के अंकल फ्रैंक के पास गई, एनी की स्थिति के बारे में और जानने की उम्मीद में। पता चला कि फ्रैंक की बहन डायन अपनी माँ की मैथ की समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थी, और उसने अपनी जिंदगी मैथ की समस्याओं को हल करने में लगा दी। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। और डायन के पिता एक बदमाश थे। शायद उन्हें ये भी नहीं पता था कि डायन है भी, और इसलिए फ्रैंक के पास उसके अंकल होने के नाते एनी को पालने की जिम्मेदारी उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों ने साथ शांति और खूबसूरत साल साथ बिताए। इसलिए जब भी एनी अपनी एडवांस्ड मैथ्स की किताबें निकालती, फ्रैंक हमेशा उसे जबरदस्ती खेलने के लिए बाहर ले जाता।
डूबते सूरज की हल्की धुंधली रोशनी में दोनों यूं ही बातें करते, जिंदगी का मजा लेते और सीखते। लेकिन ये खूबसूरत जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जल्द ही एनी को एक औरत की वजह से बहुत पीटा गया। ये औरत फ्रैंक की माँ थी, एनी की नानी, जो एक टॉप मैथमेटिशियन भी थी। लेकिन शादी और बच्चे होने के बाद उन्होंने एकेडमिक रिसर्च छोड़ दी। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर लगा दी। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी बेटी सुसाइड कर बैठी। तब से फ्रैंक ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है और पिछले 7 सालों में वो कभी एनी से मिलने नहीं गई। इस बार वो इसलिए आई क्योंकि उसे पता चला कि एनी मैथमेटिकल जीनियस है। एनी के लिए कई गिफ्ट लाई, बल्कि उसे एक ब्रांड न्यू लैपटॉप भी दिया। उसने एनी की कस्टडी लेने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन फ्रैंक उनके बायोलॉजिकल बेटे के तौर पर साफ था कि वो बहुत पहले ही अपनी माँ के साथ सब्र खो चुकी थी और बिना सोचे समझे मना कर दिया। जबकि उनकी माँ और भी ज्यादा दबंग थी, अपनी बेटी की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं दिखा रही थी। लेकिन दादी ने हार नहीं मानी और जल्द ही मामला कोर्ट ले गई। पहली सुनवाई में दादी के वकील ने जोरदार हमला किया। फ्रैंक पर एनी को बिना इजाजत ले जाने का झूठा आरोप लगाया और दावा किया कि उनके पास ये साबित करने के लिए काफी सबूत है कि फ्रैंक की मौजूदा फाइनेंशियल हालत के कारण उनके लिए एनी को एक हेल्दी जिंदगी देना नामुमकिन हो गया है। इसलिए उसने जज से एनी की दादी को कस्टडी देने की रिक्वेस्ट की। प्रोसिक्यूशन के आरोपों के बारे में फ्रैंक का ब्लैक वकील भी उतना ही मजबूत था। उसने कुछ आसान शब्दों से मुश्किल को शांत कर दिया। ये सुनकर जज मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और पहली हियरिंग वहीं खत्म हो गई। हालांकि दादी उम्मीद के मुताबिक केस नहीं जीत पाई। दादी के घर पहुंचने पर मैरी ने पहली बार अपनी मां की बचपन की एक फोटो देखी। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक खुद पर बहुत शक करने लगा। वो सोचने लगा कि उसने जो रास्ता चुना है वो मैरी के लिए अच्छा है या बुरा। हालांकि मैरी अब स्वस्थ और खुश होकर बड़ी हो रही थी, फ्रैंक अच्छी तरह जानता था कि उसकी फाइनेंशियल हालत उसकी मां से कहीं ज्यादा खराब थी। उदाहरण के लिए, मैरी हमेशा से एक पियानो खरीदना चाहती थी। वो केवल देरी और देरी कर सकती थी। इसी बीच दादी को एहसास हुआ कि ये मुकदमा एक लंबी लड़ाई होगी। इसलिए वो मैरी को सीधे अपने आल्मा मीटर MIT में ले गई, इस अवसर के माध्यम से अपने क्षितिज को व्यापक करने की उम्मीद में, ताकि वो सही विकल्प चुन सके। फिर उसकी दादी एक दीवार के पास गई और कहा, इस पर गणित के इतिहास की 7 महान अनसुलझी समस्याएं टंगी हैं। केवल वे मैथमेटिशियन जिन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक हल किया है, उनके चित्र यहाँ छोड़े जाने के योग्य हैं। और ये वो समस्या है जिसे तुम्हारी माँ हल करने जा रही है। लेकिन उसने कायरतापूर्वक हार मान ली। दादी के शब्दों ने मैरी के ज्ञान की प्यास को जगा दिया। मैरी के टैलेंट ने दादी को और भी ज्यादा पक्का इरादे वाला बना दिया। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने बेटे की कस्टडी वापस लेंगी। और इस तरह बोस्टन का 2 दिन का ट्रिप खत्म हो गया। मैरी को फ्रैंक के घर वापस भेज दिया गया। वो लगातार इस बारे में बात करती रहीं कि उनकी दादी का घर कितना बड़ा और आरामदायक है और उनके पास उनका पसंदीदा पियानो कैसे है। और उसके अंकल ने उससे वादा किया कि वो उसे किसी को भी ले जाने नहीं देंगे। जल्द ही दूसरी कोर्ट हियरिंग का दिन आ गया। लेकिन अचानक इस बार मैरी की पहचान बिना किसी झिझक के सामने आ गई और दूसरी पार्टी के साथ अग्रीमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। सामने वाले वकील ने तुरंत पूछा, पिछले 7 सालों में तुमने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सुनकर वकील तुरंत एक कंप्यूटर ले आया और उस आदमी से मैरी का नाम ऑनलाइन सर्च करने को कहा। उसने कहा कि एक सिंपल सर्च से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो मैरी का पूरा नाम भी नहीं लिख सकती थी। जज ऐसे बदमाश को कस्टडी कैसे दे सकता है? इस तरह ट्रायल एक और रुकावट पर पहुंच गया। फ्रैंक ने अपनी मां को हार मानने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मैरी को ले जाने का पक्का इरादा कर लिया था। माँ और बेटे के बीच फिर से झगड़ा हो गया। घर लौटने के बाद मैरी अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और बाथरूम में दुखी हो गई। आज पहली बार वो अपने असली पिता से मिली थी और वे एक ही शहर में रहते थे। उस पल उन्हें अचानक अकेला महसूस हुआ। क्या तुम सच में उसे पसंद नहीं करते? तुम कह सकते हो, इसीलिए मैं इतना गुस्से में हूँ। हाँ, अगर पिता सच में उसे ढूंढना चाहते तो वो 7 साल बाद ये दिन नहीं आने देते। मैरी को खुश करने के लिए उसके चाचा, जो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, को एक अच्छा आइडिया आया। वो मैरी को हॉस्पिटल की लॉबी में ले गए और वे दोपहर से देर रात तक वहीं रहे, जब तक कि एक बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। उसके अंकल ने भेड़िए की तरह चीखकर सो रही मैरी को जगाया और उनके सामने बैठे परिवार को नई जिंदगी के लिए खुश होते देखा। मैरी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस समय उसके अंकल ने प्यार से उससे कहा और बस ऐसे ही मैरी के अंदर की गांठ धीरे धीरे खुल गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अंकल, जिन्होंने हमेशा उसे बहुत प्यार दिया था, असल में अंदर ही अंदर अपनी परेशानियां थीं। कस्टडी की लड़ाई जारी थी। एवलिन पूछताछ के लिए विटनेस स्टैंड पर बैठी थी।
फिर फ्रैंक के वकील ने मैरी की मां के जीवन के अनुभवों के बारे में कई सवाल पूछे। कई सवाल जवाब के बाद मैरी की मां की जीवन कहानी सामने आने लगी। वो कभी खुद बेसबॉल गेम देखने नहीं गई थी। उसके परिवार को 30 साल का बेसबॉल का अनुभव होने के बावजूद वो कभी प्रॉम में नहीं गई थी, क्योंकि वो कभी हाई स्कूल नहीं गई थी। उसकी कोई हॉबी या मनोरंजन नहीं था। उसकी मां की नज़र में उसका सारा समय मैथ्स में बीतता था। जब वो 17 साल की थी तो उसे पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन जब वे खेलने के लिए बाहर गए तो उसकी मां ने पुलिस को फोन किया और कहा कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, और लड़के के माँ बाप के खिलाफ किडनैपिंग का केस भी किया, जब तक कि लड़के ने उसकी बेटी से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ नहीं दिया। मैरी की मां के पहले प्यार को उसकी मां ने इस तरह बेरहमी से खत्म कर दिया। उस समय उसका दिल टूट गया था और उसे लगा कि उसने पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की। उसकी लंबे समय से चली आ रही चिंता थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो मैरी की क्षमता को दफन कर देगा। परीक्षण के बाद मां के वकील ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा कि मैरी एक पालक परिवार में चली जाए जब तक वो 12 साल की नहीं हो जाती, और फिर तय करती है कि वो किसके साथ रहती है। फ्रैंक ने बेशक मना कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। यदि वे केस हार जाते हैं तो उसके लिए मैरी को दोबारा देखना भी मुश्किल होगा। इसलिए पालक परिवार के माहौल को देखने के बाद उसने आखिरकार समझौता करना चुना। ये जगह मैरी की परवरिश के लिए एकदम सही थी। बिछड़ते समय मैरी फूट फूट कर रोई। उसने कहा कि उसके चाचा ने उसे कभी न छोड़ने का वादा किया था। कार में वापस आकर फ्रैंक बस चुपचाप आंसू बहा सकता था। वो सोचता था कि मैरी एक बोझ है। अब आखिरकार उसकी अपनी जिंदगी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ कमी है। आखिरकार मिलने का समय आ गया। फ्रैंक ने ध्यान से एक माफी का तोहफा तैयार किया, लेकिन उसके गोद लेने वाले पिता ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी मौजूदगी से मैरी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती। इसलिए फ्रैंक सिर्फ तोहफा पीछे छोड़ सकता था, कोई और रास्ता नहीं था। और उसने मैरी की नई जिंदगी में अब और दिक्कत ना करने का फैसला किया, जब तक कि कुछ महीनों बाद एक दिन टीचर ने दीवार पर एक आंख वाली स्नाइपर बिल्ली देखी। इसलिए उसने जल्दी से एक फोटो ली और फ्रैंक को भेज दी। और जब फ्रैंक ने उसे देखा तो उसने तुरंत अपनी कार नीचे रखी और दौड़कर वहां पहुंचा शेल्टर, उस घोड़े को बचाना जो लगभग मर चुकी थी। एक आंख वाली स्नाइपर बिल्ली को एक आदमी बजे लाया था। फ्रैंक तुरंत समझ गया कि वो आदमी जरूर वही मां थी जिसके नाम पर उसने बिल्ली का नाम रखा था। फिर उसने अपने घर से 7 साल से बंद एक बॉक्स निकाला और फॉस्टर फैमिली के पास पहुंचा। गुस्से में उसने उस पर एक बुकलेट फेंकी और उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बुकलेट का कंटेंट पढ़ने के बाद वो स्तब्ध रह गया। मैरी पहले से ही अपने अंकल से बहुत गुस्सैल थी। फ्रैंक जल्दी से उसके पीछे गया और फिर मैरी को उसे थप्पड़ मारने दिया। ये कहने के बाद दोनों ने कसकर गले लगा लिया। उस पल फ्रैंक की सारी चिंताएं गायब हो गईं। फिर वो अपने फॉस्टर परिवार के पास लौट आया। उसने अपनी मां को वो राज बताने का फैसला किया जो उसने 7 साल से छिपा रखा था। पता चला कि मैरी की मां ने 7 साल पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, लेकिन एवलिन को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी ने ये साबित कर दिया तो वो इसे जरूर पब्लिश करेगी। आप जानते हैं, ये एक सुपर प्रॉब्लम है जिसने लगभग 100 सालों से पूरी मैथमेटिकल कम्युनिटी को परेशान किया है। जो भी इसे सॉल्व कर लेगा वो दुनिया का मशहूर मैथमेटिशियन बन जाएगा। लेकिन फ्रैंक ने अपनी मां को बता दिया। इस समय उसकी मां को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बिना सोचे समझे बॉक्स से कैलकुलेशन के ड्राफ्ट निकाले, लेकिन उसने देखा कि वो आंसुओं के निशानों से ढका हुआ था और उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी उससे कितनी नफरत करती है। एवलिन अब अपने टूटने और दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिर में वे बस एक शैतान मछली के आंसू थे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का फोन कॉल कनेक्ट होने के बाद एवलिन अपने हमेशा के ठंडे और बेरहम रूप में वापस आ गई। उसने उसे टैलेंटेड बच्चों के स्कूल में भेज दिया और हर दिन स्कूल के बाद वो मैरी को उसके बचपन के दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क ले जाता था।